नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो सभी इस लाइव चैट से जुड़ जाइएगा और आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी कुछ श्रेणियाँ होती हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? किसी परमाणु में समकीली रेखाएं दिखाई देना स्पेक्ट्रम कहलाती है। ये अलग अलग रंग के बैंड होते हैं। यानी कि देखो कैसे कोई भी परमाणु होता है तो वो कुछ ऊर्जा या एनर्जी जब रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है, तो उससे कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। जैसे कि अलग अलग रंगों के बैंड दिखाई देते हैं। जैसे कि हमें पहली ये लाइन दिखी, फिर कुछ ऐसी दिखी, फिर कुछ ऐसी दिखी और कुछ ऐसी दिखी। तो यहाँ पर देखो येलो और ये ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये चार कलर अलग अलग की हमें पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्पेक्ट्रम बनते हैं। जब हम स्पेक्ट्रोमीटर से कुछ देखते हैं परमाणुओं में, तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनते हैं अलग अलग रंगों के, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसी प्रकार हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम बनता है जिसके अंदर हमें विभिन्न रंग दिखाई देते हैं उन पट्टिकाओं में। यानी कि हमें कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, काली पट्टियों पे चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। तो ये अलग अलग रंग दिखाई देना ही एक स्पेक्ट्रम होता है। इसके अंदर कुछ श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि लाइमन, बामर, आगे हम पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलता है कि ये रेड है तो ये होगी, ग्रीन है तो ये है। उस प्रकार से ये श्रेणियाँ बनती है। फिर बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या का अध्ययन किया। बोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है उसके बारे में अध्ययन किया और अपने बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। फिर हाइड्रोजन परमाणु अपने नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने पर सबसे अधिक स्थायी रहता है। बाद में देखो क्या हाइड्रोजन क्या होता है, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है वो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा में होता है, आपको पता है। जैसे कि देखो ये वाला नाभिक है, ठीक है, यहाँ पर ये नाभिक है। तो देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो वो क्या होगा, नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा यानी के कक्षा के अंदर होता है। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ती है, यानी कि ये पूरा स्टेबल रहता है। तो देखो क्या होता है, अधिक स्थायी होने का अर्थात हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या 1 यानी कि n बराबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या 1 में उपस्थित रहता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, स्थायी रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। इससे हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था बोलते हैं। जब ये n बराबर 1 में रहता है, ये निम्नतम होगी। अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो वो उसकी उच्चतम अवस्था होगी। ये वाली कौन सी स्टेट होती है, निम्नतम अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब तक जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है क्या, कमेंट में बताइए। जब इलेक्ट्रॉन वातावरण से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो इस ऊर्जा के कारण यह उच्च कक्षाओं में पहुंच जाता है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2, 3, 4 आदि कक्षा में पहुंच जाता है। कैसे देखो समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो देखो सबसे पहले n बराबर 1 कक्षा में, ये हमारा नाभिक है, ये n बराबर 1 कक्षा यहाँ पड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इसको एनर्जी दी, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई एनर्जी का सोर्स है और हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। ये क्या है, एनर्जी, हम यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो ये क्या करेगा कि जो नेक्स्ट कक्षा होगी, ये वाली K है, तो नेक्स्ट कौन सी होगी, L होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाएगा, L में चले जाएगा। और इसको और अगर ज़्यादा ऊर्जा दी जाए तो ये और भी नेक्स्ट कक्षा में चला जाएगा, यानी कि अगली कक्षा में चला जाएगा, और ऐसे आगे से आगे ये कूदता रहता है। तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो वो अगली कक्षा में चला तो जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, उसके कारण वापस निचली कक्षा में आने की कोशिश करता है। तो देखो वापस आगे हम पढ़ते हैं क्या बोलता है ये वाला। उससे पहले ये सारा डिलीट कर देते हैं।
तो देखो उच्च कक्षा में परमाणु चला जाता है n बराबर 2 3 4 में, फिर क्या होगा वहाँ उच्च कक्षाओं में परमाणु अस्थायी रहेगा क्योंकि वहाँ स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि स्टेबल तो 1 में था। तो देखो स्टेबल नहीं होने के कारण वो वापस आएगा नीचे, तो क्या करेगा, एक ऊर्जा जितनी ही उसने ली थी वो उसको त्यागेगा ऊर्जा, यानी कि h म्यू ऊर्जा को त्याग कर पुनः अपनी निम्नतम अवस्था में आने की कोशिश करता है। अब इलेक्ट्रॉन द्वारा त्यागी गई ऊर्जा v आवर्ती विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी कि कुछ आवर्ती की विकिरण है वो उत्सर्जित करेगा, क्योंकि उसने ग्रहण की थी पहले ऊर्जा, तो उससे कुछ विकिरण तो रिलीज होगी क्योंकि वापस निम्न कक्षा में आ रहा है। तो यह विकिरण उत्सर्जन स्पेक्टर के रूप में दिखाई देती है, अर्थात अलग अलग रंग की लाइनों के रूप में दिखाई देता है। जब वो ऊर्जा रिलीज करेगा तो उसकी विकिरण के रूप में जब रिलीज करेगा तो वो क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम के रूप में अलग अलग रंगों के बैंड के रूप में दिखेगी, और उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब समझ गए स्पेक्ट्रम होता क्या, अलग अलग रंगों के बैंड को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखो आगे क्या है, फिर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में जाएगा, 1 में 2 में 3 4 5 6 7 अलग अलग कक्षाओं में घूमेगा, तो उसे अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रम है वो उत्पन्न होंगे। अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम यानी अलग अलग रंगों की वो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो अलग अलग रंगों की विकिरण है वो उत्सर्जित होगी, जिससे अलग अलग रंग के स्पेक्ट्रम उत्पन्न होंगे। तो बामर ने, एक बामर वैज्ञानिक था, याद रखना, बामर ने 1885 में, कब, 1885 में इसके बारे में विस्तार से बताया था कि ये होता क्या है स्पेक्ट्रम। तो देखो माना कोई इलेक्ट्रॉन n1 कक्षा से n2 कक्षा में संक्रमित होती है, यानी कि पहली कक्षा में था n बराबर 1 में था, जब उसको ऊर्जा मिली तो वो n बराबर 2 में चला गया, ठीक है। तो और पुनः वापस n2 से n1 कक्षा में लौट जाता है, क्योंकि n2 में वो स्टेबल नहीं होगा तो वापस n1 के अंदर आ जाएगा, और इस दौरान स्पेक्ट्रम बनाता है, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, फिर से करेगा ऊर्जा उत्सर्जित, क्योंकि 2 से वापस 1 में आएगा तो विकिरण उत्सर्जित होगी। तो देखो माना n1 कक्षा की ऊर्जा क्या है, एनर्जी 1 है, En1 है, और n2 कक्षा की ऊर्जा क्या है, En2 है, तथा इलेक्ट्रॉन h म्यू ऊर्जा का फोटोन विकिरण उत्सर्जित करता है, तो उसके देखो ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि En2 माइनस En1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, h म्यू आएगा। h क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक, क्या है, प्लांक नियतांक, ठीक है। बोर के अनुसार बोर श्रेणी की सभी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जो ये सूत्र दिख रहा है, ये वाला सूत्र, इससे हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर r एक नियतांक है जिसे हम रिडबर्ड नियतांक कहते हैं, और इसका मान क्या होता है ये आपको याद रखना है। देखो इसकी ये समीकरण है उसकी हम पहले समझेंगे वाइट पेज पे। पहले मैं ये जो लिख रखा है वो पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ड नियतांक। उसका मान कितना होता है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर ये जो 107 लिख रखा है वो 107 नहीं है, वो 10⁻⁷ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग में पावर में मैं नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर मैंने सीधा ही लिखा है, ठीक है। देखो ये इसका मान होता है। अब बामर श्रेणी की कई श्रेणियां दृश्य भाग में होती हैं, अदृश्य भाग में भी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है, पाचन ब्रैकेट और पूर्ण श्रेणियां अवरक्त भाग में होती है। तो ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ यहाँ पे ये वाला समझ लेते हैं, जो ये समीकरण था, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं क्लीन पेज पे, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, पूरा वापिस समझा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो कौन सी क्लास में पढ़ा है, पहली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो उसकी एक दूसरी क्लास भी है, आगे उसके आगे एक दूसरी क्लास भी है, उससे आगे उसकी एक तीसरी क्लास भी है। जिस प्रकार हम क्लास पार करते हैं 9th 10th 11th, उसी प्रकार इनकी भी क्लासें होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम एनर्जी, जैसे कि हम माना ये मैं हूँ, ठीक है, मी यानी कि मैं हूँ। अब मेरे पास कितने हैं, 5 रुपये, और मैं बैठा हूँ एक शॉप खोल के, ठीक है, छोटी सी शॉप खोल के बैठा हूँ। अगर कोई मुझे बाहर से, जो समाज है हमारा पर्यावरण है उसमें कहीं समाज है, तो वो अगर मुझे क्या करे, कुछ रुपए दे दे, यानी कि मेरे को माना किसी ने, सब ने मिलके 1000 रुपये दे दिए, यानी कि मुझे एक एनर्जी दी, नई एनर्जी 1000 रुपये दे दी, तो मैं क्या होगा कि
मैं जो ये शॉप खोल के बैठा था पहली वाली, मेरे के पास ज़्यादा रुपये आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो लेवल था ना वो बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं एक बड़ी शॉप खोलूँगा। ठीक है, एक बड़ी शॉप यानी कि कुछ आगे अगली सीढ़ी पे चला जाऊँगा, एक नए धंधा यानी कि नया कारोबार में शुरू करने की कोशिश करूँगा, जिस प्रकार मुझे रुपये आएंगे। तो उसी प्रकार इनमें होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वो पहले जिस कक्षा में बैठे होते हैं वहाँ से अगर उनको कोई एनर्जी दे दी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो इसको अगर कोई एनर्जी दे दी तो ये क्या होगा, कूद के इस कक्षा में चला आएगा। अगर और भी कोई ज़्यादा एनर्जी दे तो ये कूद के इस क्लास में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार 1 2 एंड 3, ये 3 तक बना रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार ये आगे आगे कूदता रहता है, जिस प्रकार इसको एनर्जी मिलेगी ये आगे आगे भागता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भागेगा तो इससे वहाँ ये होगा अनस्टेबल। अब जैसे कि मैं एक छोटी शॉप खोल के बैठा था तो मेरा अच्छा सा कारोबार चल रहा था, पहचान भी थी, अच्छा चल रहा था। अब मैंने बड़ी शॉप खोल दी, यानी कि मैंने कुछ बिग कारोबार स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर ना तो मेरे पास 1000 रुपये आए थे, मेरे पास एनर्जी आई थी, उसे मैंने बिग खोल तो दिया, लेकिन उसको मुझे मैनेज नहीं करना आता, वहाँ पर मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा धंधा है वो जो भी कारोबार है वो डाउन हो जाएगा। तो उसी प्रकार बस इसमें होता है कि वो स्टेबल था, पहले n=1 क्लास में स्टेबल था, लेकिन उसको ऊर्जा मिली, खुश हुआ और ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ पर स्टेबल नहीं हुए, इस कारण से वो वापस अपनी क्लास में आने की कोशिश करेगा। तो जब अपनी क्लास में आएगा तो ये एच म्यू ऊर्जा है वो रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ पर ये आवर्ती है, जो ये म्यू है वो आवर्ती है, एंड ये वाला है प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो एच म्यू की आवर्ती है वो ऊर्जा है वो ई रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये रिलीज करेगा तो इससे क्या होगा, हमें स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त होगा, अलग अलग रंग मिलेंगे, उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो देखो जैसे कि जब ये अगली कक्षा में जाएगा और वहाँ से वापस लौटेगा तो डेल्टा ई यानी कि इसकी जो डेल्टा ई है वो उससे जो उत्सर्जित होगी वो क्या होगी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखो ई बराबर क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ते हैं किसी कक्षा में तो वो होती है RH Z²/n²। यहाँ पर RH क्या है, रिडबर्ग नियतांक, मान कितना होता है 1.0, जैसे कि देखो यहाँ पर आपने मान देखा था ना इसका 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका मान होता है, तो वो यहाँ पर हमको काम लेना है। ठीक है, तो ये RS यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट है, और ये Z है वो परमाणु क्रमांक, एंड N है वो कोष यानी कि कक्षा, कोई भी कोष। ठीक है, तो यहाँ पर Z यानी कि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए देख रहे हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ तो हो जाएगा E बराबर RH 1/n², यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1/n² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -RS होता है। ठीक है, -RS क्योंकि एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना, एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, एनर्जी नेगेटिव होती है। अब देखो यहाँ पर -RS/n², n फाइनल का स्क्वायर, माइनस वापस -RH n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई निकाल रहे हैं हम यहाँ पर समीकरण के अनुसार। अब देखो डेल्टा ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, RH अगर -RS को मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर 1/। यहाँ पर देखो ये RH जो माइनस माइनस थे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जब हम माइनस इसको बाहर लेते हैं RS को, यहाँ पर देखो रिडबर्ग जो नियतांक है वो कांस्टेंट आ रहा है दोनों से, इधर भी है इधर भी है, मतलब कि कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हम प्लस कोई कॉमन ले लेते हैं, यानी कि केवल रिडबर्ग नियतांक को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर दोनों के बीच में आ जाएगा -n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल्टा ई है वो आ जाएगी अपनी RH n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। अब RH का मान अगर हम देखें जूल में तो वो होता है, RS का मान जूल में देखें तो होता है 2.18 इंटू 2.18 इंटू
10⁻18, ठीक है, 10⁻18 और पीछे ये RS का मान है तो पीछे ये वाला पूरा है जो आ जाएगा अगर हम डेल्टा E बराबर देखें तो, ठीक है। तो ये होता है RS, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी किसी दूसरी कक्षा से अगली कक्षा में जाने में। जैसे कि अगर फाइनल n बराबर 1 है और फाइनल मेरा n बराबर 2 है एंड फाइनल n इनिशियल 2 है और फाइनल मेरा 1 है, तो यहाँ पर फाइनल और इनिशियल दोनों का मान इस समीकरण के अंदर रखना है आपको, इस समीकरण के अंदर, और RH का मान रख लेना और आपकी डेल्टा E है वो आ जाएगी कि कितनी ऊर्जा रिलीज हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने बता दिया आपको कि अलग अलग रंगों के बैंड होते हैं। कैसे देखो एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। जैसे कि एक रेड आया, दूसरा ये आया, एक बार मैं स्पेक्ट्रम बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपन ने स्पेक्ट्रोमापी से देखा तो हमें कुछ इस प्रकार से ये एक पट्टिकाएँ मिली, यहाँ पर रेड वगैरह सब कलर मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये अलग अलग रंगों की जो पट्टियाँ दिखेगी, ये वाली और ये जो अलग अलग, यही होता है स्पेक्ट्रम। इनमें क्या होता है, श्रेणियों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट को मैंने बोल दिया ये वाली लाइमन है और सेकंड को किसी ने बोल दिया कि ये वाली बामर है। तो इस प्रकार इनके अलग अलग नाम होते हैं। श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है वो हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सी होती हैं, उनमें क्या होता है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, सब कुछ उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, आज वो हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें जो लिखा था वो समझा चुका हूँ मैं। और बॉमर ने 1885 में अपना ये मॉडल दिया था, ये ध्यान रखना। और इसका मैंने आपको करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया, ठीक है। और अच्छे से मैंने ये समझा दिया है, ठीक है। तो आज इस लाइव के अंदर, इस लाइव चैट के अंदर जो जुड़े थे उनका एक बार आभार, जो जुड़े उनका एक बार थैंक यू, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय इस लाइव के अंदर देकर योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और जो बेल आ रही है वहाँ पर साइड में उसको बजा दें, ताकि आपको है वो नोटिफिकेशन जो इस चैनल के हैं वो मिलते रहेंगे, ताकि आप रोज़ाना है वो वीडियो देख सको। नहीं तो क्या है, आप सब्सक्राइब करोगे और बेल नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे और आप रोज़ाना वीडियो नहीं देख पाओगे। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कैसा लगा है कमेंट में राय ज़रूर बताएं और चैनल को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो हम आपको लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं, लाइमन, बॉमर, पाचन, ब्रैकेट, फंड और ये श्रेणियों के बारे में क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे जल्द ही। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून आने वाला है। थैंक यू।